इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मैराथन ट्रेंड्स के पीएमएस जो चलाते हैं अतुल सूरी फाउंडर साथ में जुड़ रहे हैं। अतुल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शुरुआत तो बाजार की चौपी हुई। पिछले साल बहुत ज़बरदस्त गेन्स थे, तो इस साल लोगों के कुछ मॉडरेट हो गए एक्सपेक्टेशंस। लेकिन आप ऐसे पॉइंट पे जब ग्लोबल मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो रही है, एक बजट, एक इवेंट राउंड द कॉर्नर है, ये साल कैसा निकल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, 2020 और 21 में एक जो बोलते हैं ड्रीम ईयर रहा है, खासकर 2021 में कि जब कोविड की गिरावट हुई थी, हमें लगा नहीं था कि ऐसा मार्केट पैन आउट होगा। और ये अच्छी बात है कि हो गया है। बट ये हमने देखा है कि पिछले 2 या 3 बड़े-बड़े क्रैश थे, जैसे 2000 का क्रैश था, आईटी क्रैश था। और उसके बाद हमने देखा था कि जब मार्केट घटता है और जो बोलते हैं पिसा जाता है, जैसे 2001-2 तक था। लेकिन जो 2003-4 में जो पहला स्टेज होता है बुल मार्केट, वो एक जो बोलता है बिल्कुल वर्टिकल होता है। उसमें भी देखा गया तो मार्केट 130% तक बढ़ गया था एक कुछ 9-10 महीनों में। वही चीज जब 2008 में फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस हुआ था, जब 2009 था, तो 2009 में भी ये एक मार्केट बहुत तेज पहले निकला था। तो ये एक स्प्रिंग एक्शन जैसे होता है कि जैसे आप स्प्रिंग को दबाओ, जब छोड़ो तो वो स्प्रिंग ऊपर की तरफ भागता है। तो यही हमने एक खेल इस टाइम भी देखा है ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन जब हमने देखा कि इस स्प्रिंग एक्शन के बाद 2003-4 में क्या हुआ या 2009-10 में क्या हुआ, ये दिखना जाता है कि मार्केट इतना तेज, इतना जल्दी भाग जाता है, उसको एक हजम करने की जरूरत होती है। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन में होता है। कंसोलिडेशन का मतलब नहीं है कि मार्केट नहीं चलता। मार्केट ऊपर नीचे 10-15% में घूमता रहता है थोड़ी देर। जो बोलते हैं कि जब एक आदमी मैराथन भागता है, वो हर हर किलोमीटर में सबसे तेज नहीं भाग सकता। वो भागता है, फिर धीरे थोड़ा होता है, फिर भागता है। तो उस हिसाब से इस मार्केट को भी जो एक लंबा मैराथन रनिंग है, उसको भी थोड़ा एक सांस लेना पड़ेगा। और इस साल मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े रेंज में बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन जैसे पिछले साल में हम देख रहे थे कि इंडेक्स नए लेवल हर हफ्ते हर महीने बना रहा था, वो शायद हमें नहीं देखने मिलेगा। तो ये जो रेंज मुझे लगता है 19,000 ऊपर में और नीचे में शायद 16,500 हो, ये मोटा मोटा रेंज है। ये ऐसा तो लकीर पत्थर में नहीं लिखी गई, बट एक ऐसा काइंड ऑफ रेंज बना दे। और इसमें आप देखेंगे कि कभी आपका मेटल्स चलेंगे, कभी बैंक्स चलेंगे, कभी आईटी घटेगा, कभी आईटी चलेगा, कभी फार्मा चलेगा। तो इसमें सेक्टोरियल रोटेशन होता ही रहेगा। और ये मुझे लगता है कि आते हुए साल की खासियत रहेगी कि एक ब्रॉड रेंज में रहेगा, जिसके अंदर सेक्टर रोटेशन होता रहेगा। और ये एक वैसा साल रहेगा कि जैसे हमको सब जब बुलिश लगेगा तो मार्केट हमें निराश कर देगा। जैसे पिछले महीने 16,800 पे मार्केट था, सब निराश थे, और अब 18,000 के ऊपर चला गया है। और जब सब 18,800 या कुछ नया न्यू हाई करेगा, सब बुलिश हो जाएंगे, और फिर मार्केट हमें फिर से वो एक निराशी कर देगा। सो वो इस साल को अगर बता सकते हैं तो वो एक बोल सकते हैं ना कि जैसे कभी खुशी कभी गम, ये वैसा कुछ साल रहेगा। बट उसके अंदर जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, स्टॉक रोटेशन होएगा, और उसमें आदमी को पैसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली आपने अतुल। कभी खुशी कभी गम। इस समय जो गम है वो तो ओवरसीज मार्केट से आ रहा है, स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स को लेके जो चिंताएं बन गई हैं। और हमने यूएस फेड के कमेंट्री तो सुनी, जिसके चलते पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में इस समय गम है, एटलीस्ट मार्केट्स का। और यहाँ पे इंडिया में हालांकि ये लग रहा है कि उतनी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे जितना ग्लोबली बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा कंटेन करके रखा है आरबीआई ने, ये भी एक इशू है। बट इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट ग्रोथ स्टॉक्स पे भी होता है बहुत ज़बरदस्त। हमने देखा लास्ट 3-4 दिन में कितनी तेज़ी से नीचे आए। सो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स आप इन्वायरमेंट में कैसे एनालाइज करते हैं? ये इस साल का सेंट्रल मुद्दा रहेगा। यूएस बॉन्ड यील्ड्स हमें एक बहुत अच्छी एक इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली हैं, वो भारत भी हो या जापान हो या जर्मनी हो, वो सब यूएस की ओर देखते हैं। जस्ट एज हम यूएस इक्विटी मार्केट को देखते हैं हर सुबह, उसी तरह बॉन्ड यील्ड्स को भी बॉन्ड प्लेयर्स देखते हैं।
तो इस साल जैसे हम साल शुरू कर रहे हैं, एक डर है कि भाई इन्फ्लेशन जो हमें लगता था कि फेड ने भी कहा था ट्रांजिशनरी है, ये ज्यादा स्ट्रक्चरल होगा। तो उस बेसिस पे आप देखेंगे कि अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स के एक्सपेक्टेशन है, ये एक नरेटिव है, ये फेड का भी नरेटिव है। और बॉन्ड यील्ड्स जो यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो हम देखते हैं, वो उन्होंने अभी जो रिसेंट हाइज है उन्होंने भी निकाल दिया है। तो मुझे लगता है कि ये अर्ली इन द ईयर ये इस चीज का काफी हवा रहेगा। बॉन्ड यील्ड्स एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क रहेंगे, और इसके कारण क्या होगा कि जो कमोडिटीज की रैली है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। बट इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो बहुत बड़ा थीम है वो है ग्रोथ और वैल्यू का। क्या होता है कि देखिए 2007 से अब ये समझो 13-14 साल हो गए हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स ने वैल्यू स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कहा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स या बॉन्ड यील्ड्स जो है जो वीक है। जब लगेगा मार्केट को कि बॉन्ड यील्ड्स थोड़े ऊपर आ रहे हैं, ये वापस जो है ट्रेड वैल्यू की ओर भागता है। और ये हम ऑलरेडी इस 15-20 दिन में देख रहे हैं कि ग्लोबली जो टेक्नोलॉजी है या जो भी हाई वैल्यू या हाई ग्रोथ के सॉरी जो हाई ग्रोथ वाले जो एरियाज हैं वहां पे थोड़ा करेक्टिव हो रहा है। और जहां पे वैल्यू है जो बहुत बीटन डाउन स्पेसेस थे, जो 10 साल तक कुछ नहीं किया, जैसे एनर्जी है या रियल एस्टेट है या बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं, आप देखेंगे कि उनमें थोड़ा एक उछाल आ रहा है। सो आई थिंक ये साल जैसे मैंने कहा कि वो कभी खुशी कभी गम, जब आपके लगेगा कि भाई जी हमें वैल्यू ट्रेड ही खेलना है, आप देखेंगे कि ग्रोथ चल पड़ेगा। और जब आपको लगता है कि भाई जी हमको ग्रोथ ही खेलना है, वैल्यू चल पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से कि ये साल एक ऑल्टरनेटिंग ईयर रहेगा। और एक एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्टाइल होते हैं ट्रेडिंग के, एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग और एक होता है जो बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और पिछला साल जो है एक ट्रेंड का था, एक वन वे ट्रेंड था, आपको इक्विटी में कुछ भी ले लिया पैसा बन गया। बट ये साल ऐसा नहीं रहेगा। इस साल जब हमें बहुत बुलिशनेस होगी मार्केट निराश करेगा, जब हमें बहुत निराशा होगी मार्केट ऊपर की ओर सरप्राइज करेगा। सो मैंने कहा जैसे पहले ये एक साल रहेगा कभी खुशी कभी गम। अतुल, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। और मैराथन में रनर के पैटर्न को बाजार के साथ जोड़ना इट्स कमेंडेबल। हालांकि ट्रेंड्स एंड पैटर्न की लगातार बात हम बाजार में करते ही रहते हैं और वो आपसे जानना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया में अगर एफआईएस की बात करें, इरेटिक एफआई इनफ्लो ऑफ लेट दिखा है। कंसिडरिंग द करंट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, क्या लगता है आगे सिचुएशन कैसी रहेगी? तो देखिए जो एफआई फ्लोज हैं इंडिया में दो किस्म के आते हैं। एक तो होता है जो एक एलोकेशन ईएम ट्रेड होता है और कई कंट्री स्पेसिफिक होता है। जो मोटा पैसा आता है वो एक ईएम एलोकेशन होता है। तो अगर आप देखेंगे इक्विटी में कोई सेगमेंट जो वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा है 2021 में, वो रहा है इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स का अगर आप चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि पूरा 2021 ये नीचे ही जो होते हैं लोअर टॉप्स बनाता गया, ये घटता ही गया। इसके दो कारण थे। एक था कि जो चाइना की प्रॉब्लम्स थी, चाइना ने बहुत जोर से क्लैम डाउन उनके टेक स्टॉक्स पे किया था, वो हम सबको पता है। और चाइनीज मार्केट्स ने कुछ ज्यादा नहीं किया। ईएम जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज चाइना का है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि चाइना के वेटेज के कारण ईएम इंडेक्स ने परफॉर्मेंस नहीं किया। जब परफॉर्मेंस नहीं करता है तो जाहिर है उसमें ज्यादा फ्लोज भी नहीं आते। उसके सामने जो डेवलप मार्केट्स है, खासकर यूएस, वो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक ग्लोबल इन्वेस्टर को कोई जरूरत नहीं होती या कोई जल्दी नहीं होती कि भाई जहां पे पैसा नहीं बन रहा वहां पैसा डालें और जहां पे बन रहा है वो छोड़ दें। तो पिछले साल में लोगों ने ईएम्स को एकदम छोड़ ही दिया था। और इस हिसाब से आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जो एफआईआई फ्लोज भी थे वो एकदम नेगेटिव ही चले, ज्यादा कुछ अच्छे एफआईआई फ्लोज नहीं आए, स्पेशली टू द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। बट मुझे लगता है कि ये साल जो आता हुआ है कि जैसे मैंने कहा कि ये एक रनअवे मार्केट नहीं रहेगा। इनफैक्ट इस मार्केट में कब आएगा मुझे पता नहीं, बट ये भी स्टेज आएगा कि भाई ईएम्स को बहुत सस्ता माना जाएगा, बहुत अच्छा वैल्यू माना जाएगा और उनमें भी फ्लोज आएंगे। फिलहाल नहीं है बट उसका भी टाइम आएगा। और जब ईएम्स में थोड़ी बढ़त बढ़ेगी या कुछ फ्लोज आएंगे तब आप देखेंगे एफआई फ्लोज बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि एफआई को इंडिया पसंद नहीं है, ये एक एलोकेशन गेम होता है। इंडिया आज भी वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड, बेस्ट परफॉर्मिंग, हाईएस्ट पोटेंशियल मार्केट है और उसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज मोर अ क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल फ्लोज या ग्लोबल मैक्रोज
और आई थिंक इस साल में कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर। अतुल जी, एक चीज हम आज भी नोटिस कर रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में काफी दम है, और जब जब मार्केट की रिकवरी आ रही है बैंकिंग स्टॉक्स ही सबसे पहले ऊपर आ रहे हैं। अभी आप बढ़ते हुए ब्याज दरों के बारे में भी कह रहे थे कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ मूवमेंट दिख रही है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसे देखें? सामने बजट है, बैंकिंग अच्छा सेक्टर है, वैल्यूएशन में अच्छे बताते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखें, कैसे देखें? बैंकिंग काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है पिछले साल एंडिंग में खास करके, और उस हिसाब से आपको एक अच्छा उछाल दिख रहा है। लेकिन मुझे जो बैंकिंग स्टॉक्स में दो हैं, एक है कमर्शियल फेसिंग और एक प्राइवेट बैंक्स है, मुझे लग रहा है कि ये साल में शायद हमें कमर्शियल बैंक्स में ज्यादा ऑलरेडी उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो कमर्शियल फेसिंग बैंक्स है वहां हमें अच्छा एक इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, और मुझे लगता है कि वहां पे एक स्टोरी बन सकती है। मुझे नहीं लगता कि रनअवे बैंकिंग में होगा, बैंकिंग भी थोड़ा सिलेक्टिव होगा, और कमर्शियल फेसिंग बैंक्स जो हैं आई थिंक दे विल डू बेटर देन सम ऑफ द प्राइवेट बैंक्स। राइट अतुल, प्लेजर टू हैव यू ऑन स्वदेश ऑलवेज। आपसे एक और चीज़ जानना चाहते थे, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के पीछे जो 2 साल हैं, इस पूरे पेंडेमिक के दौरान हमने देखा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया, एक अच्छा खासा मोमेंटम था और बहुत सस्टेन्ड भी रहा थ्रू आउट दीज 2 वेव्स। लेकिन अब जिस तरह की सेलिंग देख रहे हैं हम, जो सेल ऑफ देख रहे हैं, चाहे वो आपको और बड़ी लार्ज कैप आईटीज हो, मिड कैप आईटी हो, इन सब बिगीज में इस वक्त बाजार में अच्छा खासा मौका है नीचे के लेवल से इस पर बाय करने के लिए। और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर्स बल्कि फिनटेक या फिर न्यू एज स्टॉक्स जैसे पेटीएम या जोमैटो या नायका, आप इन सब अपॉर्चुनिटीज को कैसे देखते हैं? आपको लगता है आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, बाइंग इन लेवल्स पे की जानी चाहिए? देखिए, सेक्टर कोई भी हो, उसमें घूम फिर के बढ़ावत के लिए, शेयर मार्केट के बढ़ावत के लिए उसमें अर्निंग्स बहुत जरूरी है। तो न्यू एज बिजनेसेस हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें अर्निंग्स नहीं है। और हम जो पीएमएस मैनेज करते हैं मैराथन ट्रेंड्स में, हम सबसे जरूरत चीज समझते हैं कि अर्निंग्स, बिकॉज जब शेयर का भाव बढ़ता है बगैर अर्निंग्स, आज नहीं तो कल जब करेक्शन आता है, उसमें जो दुख दर्द क्लाइंट को महसूस होता है वो बहुत होता है। स्टॉक्स 50-60% ऐसे ही करेक्ट हो जाते हैं, और हमने ऑलरेडी देखा है। अगर आप आज भी देखिए यूएस टेक में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट स्टॉक्स थे, जो स्टोरी टेलिंग स्टॉक्स थे, वो 40-50% करेक्ट हो गए हैं। बट जहां पे अर्निंग्स बैक है टेक में भी, आप देखिए जैसे इंडियन सर्विसेज कंपनी है, आप नंबर्स देख लीजिए, इन्फोसिस के, टीसीएस के, काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स के, इनका जो नरेटिव है और इनकी जो कमेंट्री है, आपको दिखेगा कि भाई ये एक लंबा ट्रेंड हो सकता है। तो टेक में भी हमें ये देखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, किस कहानी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो शेयर नहीं लेना चाहिए जब तक वो शेयर में अर्निंग्स ना हो। ये बात सही है कि अगर हम कॉन्सेप्ट पे नहीं लें तो शेयर चल जाए, हम थोड़ा लेट हो जाए, बट लेट होने में कोई गलती नहीं है, बिकॉज ये जो सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं यूएस में, जो फैंग स्टॉक्स है, आपके अमेजोन है, एप्पल है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, अब देखिए तो ये आज नहीं कंपनी बनी थी, ये सालों से लिस्टेड है, और इन्होंने बहुत साल इतना कुछ ज्यादा कमा के नहीं दिया, बट जब इनमें अर्निंग्स, आप टेस्ला का एग्जांपल देख लीजिए, बहुत मार्की नेम है, और आप देखिए कि टेस्ला कोई स्टॉक मार्केट में इतना कोई ग्रेट स्टॉक नहीं था। ये तो जब इसको एक्सट्रापोलेट किया है तब मोटा पैसा बना है। आप एप्पल की स्टोरी देख लीजिए, आई थिंक द बिगेस्ट स्टॉक इन ग्लोबल मार्केट्स, इसका भी जब अर्निंग्स आए तब आप देखेंगे कि इसमें शेयर की बढ़त होती है। तो टेक में भी हमें वो देखना है कि वो शेयर जहां पे अर्निंग्स है, बिकॉज हम शायद थोड़ा देर से आए, लेकिन आगे जो पैसा बनता है वो उस फेज में बनता है। कहानी के बेसिस पे, होप के बेसिस पे कुछ चल जाए, कुछ नहीं चल जाए, जहां नहीं चल जाता वहां दुख, पेन बहुत होता है। तो उस हिसाब से वो हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल नहीं है मैराथन ट्रेंड्स पे। हमारी कोशिश हर समय ये रहेगी कि हमें वो स्टॉक लेना चाहिए जहां पे, या जो थीम लेना चाहिए जहां पे अर्निंग्स है, और जब अर्निंग्स आ जाती है आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइसेस भी उसमें ट्रेंड होते हैं, और उस समय जो पैसा बनता है वो कहते हैं सबसे मीठा पैसा बनता है, और हम उस फेज में उस स्टॉक में रहना चाहेंगे।
अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सभी निवेशकों के जरूर काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए।